Power on. You're plugged into Nirvana. Your Nirvana. You're now connected to Boat Zone 650. चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। आज हम एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं जिसका बोन से लिंक होता है, और ऐसी कंडीशन में जो बोन की हाइट होती है वो शुरू से रिड्यूस हो जाती है। वो पेशेंट इधर उधर दौड़ता है, तरह तरह के इलाज कराता है, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं आता। तो आज आपको एक बैच मैंने बताया है जो इस प्रकार के तमाम डिसीज में, जहां बोन ग्रोथ या ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें, ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें, पर्टिकुलर एक न्यू फार्मूला मैंने प्रोड्यूस किया है जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं अर्थराइटिस क्यूर ऑइंटमेंट या ऑयल प्रिपरेशन करना। ऑइंटमेंट में अमृतधारा डालकर बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, और ऑयल में भी अमृतधारा डालकर रिजल्ट मिल रहा है। आप A3 5 ml, C4 5 ml, F2 5 ml, S3 याद रखना, S3 5 ml, GE 6 ml और RE 4 ml। RE को न्यूट्रल नेगेटिव जान दीजिए आप, ठीक है। तब यहाँ पर जब आप दे रहे हो तो RE A3 C4 F2 S3 को साथ में लेकर इनके पीछे भी काम करेगी और G के तरफ भी काम कराएगी, ठीक है, दोनों काम करेगी। और यही कारण है पेन जो होता है इमीडिएट बंद होता है। इसलिए इस प्रोटोकॉल को प्रूव करिए, और प्रूव करके दोस्तों मुझे रिजल्ट बताइएगा इसका। ये बहुत ऑथेंटिक प्रोटोकॉल है, मैं काफी समय से इस पर प्रयासरत हूं। और सॉरी, यहाँ मैं पहले S5 यूज करता था, धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, कुछ चेंज करना चाहिए। C3 यूज किया, नहीं मजा आया। फिर मैंने जैसे S3 यूज किया, मुझे मजा आने लगा और रिजल्ट बहुत अच्छा आने लगे, इसलिए आपको ये प्रिपेयर करके दिया हूं दोस्तों। यदि किसी भी लेवल पर गाउट हो, अर्थराइटिस हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, ओस्टियोपोरोसिस हो,
बोन का डेवलपमेंट ना हो रहा हो, ओकोंड्रोप्लेसिया हो, यानी हाइट का कहीं ना कहीं इशू हो, याद रखिएगा बहुत अच्छी मसाज ऑयल है दोस्तों। सभी प्रकार के बोन डिसीज में आप इसको मसाज कर सकते हो ऑइंटमेंट के रूप में। आप चाहे स्पाइनल कॉर्ड में बल्जिंग हो गया हो, वहां भी पेन ठीक करेगा। यदि आपकी बोन सॉफ्ट हो गई हो दोस्तों, वहां पर उसको स्ट्रांग बनाने का काम करेगा, यानी मिनरलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ाएगा। इसीलिए गाउट में, जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन में, स्पाइनल कॉर्ड के किसी भी प्रकार के पेन में, आपके मान लो कि किसी को बोन टूट गई है, उस कंडीशन पे भी अप्लाई कर सकते हो। किसी को दांत दर्द हो रहा है, एक्सटर्नल अप्लाई कर सकते हो। किसी को इम्पोर्टेंसी होती है, इम्पोर्टेंसी में भी आप अप्लाई कर सकते हो। किसी को नपुंसकता आ रही है दोस्तों, याद रख लेना, हस्त में तुम के कारण आ रही है, बहुत अच्छा है, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। किसी को स्वप्न दोष हो रहा है, किसी को नर्वाइन पेन हो रहा है, आप वहां पर आरी और S3 के लेवल पर वहां पर भी उपयोग कर सकते हो। यानी ये मल्टीपल प्रोडक्शन वाला आपका एक प्रकार का प्रोटोकॉल हो गया है, बशर्ते आप उसको कैसा यूज करते हो, ये आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करेगा, आपके नॉलेज पे डिपेंड करेगा दोस्तों। मैंने उम्मीद है आपको प्रोटोकॉल दर्शा दिया है, कैसे यूज करना, कहाँ कहाँ यूज करना, वो भी मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो याद रखिएगा इस प्रोटोकॉल को और प्रूव करके अपने एक क्षेत्र में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, एकोंड्रोप्लेशिया। एकोंड्रोप्लेशिया जो होता है, अब कोंड्रोसाइट्स, ठीक है, और प्लेशिया मतलब उसका कमी हो जाना। तो एकोंड्रोप्लेशिया जो होता है एक बोन ग्रोथ डिसऑर्डर होता है दोस्तों, ठीक है, बोन ग्रोथ डिसऑर्डर होता है। इसी के कारण असंगत डिसप्रोपोर्शनेट डॉर्फिज्म कॉज होता है दोस्तों। डिसप्रोपोर्शनेट मतलब उसकी जो बॉडी का जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उसकी एज के अकॉर्डिंग वो डेवलपमेंट नहीं होता है, और इसी के कारण दोस्तों डॉर्फिज्म डेवलप होता है, यानी उसकी जो हाइट होती है वो बढ़ती नहीं है। डॉर्फिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों, एक एडल्ट के जैसे, जिसे शॉर्ट स्टेचर यानी छोटा कद वाला माना जाता है। यानी आदमी की ग्रोथ हो रही है, एज है उसकी, लेकिन ग्रोथ उसकी बिल्कुल नॉर्मल से कम हो रही है। ऐसे लोग जो एकोंड्रोप्लेसिया के साथ होते हैं दोस्तों, हमेशा शॉर्ट स्टेचर के होते हैं, और इसी के साथ में दोस्तों नॉर्मल साइज का टॉर्सो और शॉर्ट लिम्ब होता है। बिल्कुल उसी हाइट के लेवल पर, जितनी हाइट है उसी के अकॉर्डिंग उसके टॉर्सो और हैंड का लेवल आपको नजर आएगा दोस्तों। ये एक डिसप्रोपोर्शनेट ड्रॉपिज्म के मोस्ट कॉमन प्रकार में से गिना जाता है दोस्तों। इसका सीधा लिंक किडनी के लेवल पर होता है। कैसे होता है हम लोगों ने जाना है दोस्तों, यदि मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको पढ़ा है तो आपको पता है, नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ेंगे दोस्तों। याद रखिएगा, जब ये नॉर्मल यहाँ पर किसी भी कंडीशन में डेवलपमेंटल डिफेक्ट के रूप में होता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, काज, केवल काज पे जाइए। अर्ली फीटल डेवलपमेंट के दौरान, जब माँ के पेट में ये डेवलप हो रहा था अर्ली स्टेज में, उस फीटल के दौरान पेशेंट का स्केलेटन ज्यादातर कैसे बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है। और जब कार्टिलेज से बना होगा तो सामान्यतः ज्यादातर कार्टिलेज धीरे धीरे करके कैल्शियम के डिपोजिशन होने के कारण हार्ड होकर बोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यद्यपि यदि पेशेंट को एकोंड्रोप्लेशिया होता है दोस्तों, तो ज्यादा संख्या में जो कार्टिलेज होता है बोन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता है। अब जब बोन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो ये क्यों हो रहा है, ये स्पेशल एक जीन के म्यूटेशन के कारण होता है, जिसको हम बोलते हैं FGFR3। FGFR3 ये जीन होता है, डिटेक्टेबल जीन है FGFR3। ये जीन के म्यूटेशन की वजह से वहां पर देखने को मिलता है, और इसी के कारण दोस्तों हमारी बॉडी को ऐसे प्रोटीन के बनाने में और मेंटेनेंस करने में GFR मदद करता है दोस्तों, जो बोन ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। जब इसमें ही म्यूटेशन हो जाएगा तो बोन ग्रोथ कैसे होगी दोस्तों, बिल्कुल नहीं होगी। और इसीलिए FGFR3 जीन में म्यूटेशन के कारण ये प्रोटीन वहां पर ओवर एक्टिव हो जाता है। अब जब ओवर एक्टिव हो जाएगा तो नॉर्मल स्केलेटल के डेवलपमेंट के साथ इंटरफेयर करेगा, ठीक है। और ओवर एक्टिव होकर जब उसके साथ इंटरफेयर करेगा तो डेफिनेटली आप जाके देखेंगे वहां पर बोन की ग्रोथ बढ़ने के बजाय शॉर्ट स्टेचर, उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, और यही कारण है वो ठिंगना हो जाता है दोस्तों, छूटे का शॉर्ट स्टेचर का हो जाता है। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर का अगर आप GFR का देखोगे तो किडनी से बहुत बड़ा संबंध होता है, याद रख लेना दोस्तों। इसलिए आपको याद रखना है, जब एक्सक्रीटरी सिस्टम यदि आपने पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊंगा, जब याद रखना एकोंड्रोप्लेसिया होने के जितने भी सिम्टम आप देखोगे जनरली इनमें नॉर्मल इंटेलिजेंस लेवल पाया जाता है। आप और मैं जैसा सोच रहे हैं
वैसे ही वैसा इंटेलिजेंस लेवल उसमें पाया जाएगा, लेकिन उसके जो बॉडी का जो डेवलपमेंट होगा वो शॉर्ट स्टेचर होगा। यानी इसके सिम्टम्स फिजिकल होते हैं, मेंटल नहीं होते। याद रख लेना, इस पेशेंट के सिम्टम फिजिकल होते हैं, शारीरिक होते हैं, मेंटल नहीं होते हैं। इसीलिए बर्थ के समय चाइल्ड के इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है, और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप वहां पर ट्रीटमेंट कर जाते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो सकता है यदि अर्ली स्टेज में हमारे पास आया। लेटर स्टेज में जब 18-21 साल हो जाएगी, बोन का डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा। एक बार में बोन का कैल्शियम जितना भी आपके बॉडी में डिपॉजिट होता है 18 से 21 साल में हो जाता है। हाइट इतनी जो उतनी बोन का जो फ्यूजन या ओसिफिकेशन होता है वो हो जाता है। उसके बाद कोई दुनिया का डॉक्टर वहां पर उसको ठीक नहीं कर सकता। इसलिए याद रखना, एक शॉर्ट स्टेचर एज और सेक्स के हिसाब से जो एवरेज होना चाहिए वो नहीं होता है। एज और सेक्स के साथ मेल या फीमेल जो उसको होना चाहिए वो नहीं होता है दोस्तों, उसको हम कहते हैं एकोंड्रोप्लेसिया। शॉर्ट, जब आप आर्म देखोगे शॉर्ट है, लेग्स देखोगे स्पेशली अपर आर्म और थाइज देखोगे बॉडी हाइट के कंपैरिजन में बहुत शॉर्ट होती है दोस्तों। शॉर्ट आर्म होगा, लेग्स स्पेशली अपर आर्म और जो थाइज होगी बॉडी हाइट के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है दोस्तों। और इसीलिए शॉर्ट फिंगर, छोटे छोटे फिंगर होती है, इसमें रिंग और मिडिल फिंगर एक दूसरे से दूर होती है। जब डेवलपमेंट देखोगे तो रिंग फिंगर और जो मिडिल फिंगर होती है दोस्तों, वो दोनों एक दूसरे से काफी गैप में होती है। यही कारण है, ये सबसे बड़ा डायग्नोसिस होता है। आप जब भी किसी बच्चे के हाइट का ट्रीटमेंट करते हो, उसकी आप रिंग फिंगर और जो मिडिल फिंगर होती है, इन दोनों के बीच में गैप को देखा करो। गैप को देखने से पता लगता है कि इसको कहीं ना कहीं बोन या न्यूट्रिशन की कमी नहीं, इसको डायरेक्टली बोन के डेवलपमेंट वाली एकोंड्रोप्लेसिया के लेवल पर आपको सीधा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसलिए याद रखना, बॉडी की तुलना में लॉन्ग हेड बैठेंगे तौर पर दिखेगा आपको, यानी बॉडी से बड़ा सिर नजर आ रहा है, बड़ा एकदम नजर आ रहा है, यही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये ज्यादातर एकोंड्रोप्लेसिया का कैरेक्टर होता है। एक एबनॉर्मली लार्ज प्रोमिनेंट फोरहेड आपको देखने को मिलेगा। ये जो फोरहेड होता है प्रोमिनेंटली एक नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा उभरा हुआ होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। इसीलिए याद रखना दोस्तों, फोरहेड और अपर जा के बीच में, फोरहेड और अपर जा के बीच में फेस का एक अंडर डेवलप एरिया होता है, यानी अंदर की तरफ धसा हुआ एरिया होता है। ठीक है, फेस का एक अंडर डेवलप एरिया होता है जो पर्टिकुलर वहां पर आपको दिखाई देता है। इसलिए दोस्तों याद रखना, हेल्थ प्रॉब्लम एक इन्फेंट में कई प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, और जब हेल्थ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा तो डिक्रीज मसल स्टोन, याद रखना डिक्रीज मसल स्टोन, जो कि वॉकिंग और स्पेशली जितनी भी उसकी मोटर स्किल्स होती है, मूवमेंट की स्किल होती है दोस्तों, उसमें डिले कॉज करता है, यानी हर चीज का डेवलपमेंट डिले हो जाता है। और इसीलिए दोस्तों जब आप एपनिया के लेवल पर देखोगे जो यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, तो एपनिया के इन्वॉल्व होने पर दोस्तों स्पेशली आपको याद रखना है कि स्लो ब्रीदिंग होती है, उसकी ब्रीदिंग बिल्कुल स्लो हो जाती है। ठीक है, और यही कारण है दोस्तों, इस ब्रीफ पीरियड के दौरान ब्रीदिंग के स्टॉप होने का सिम्टम वहां पर फील होता है, यानी उसको ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा मूवमेंट करूंगा या ज्यादा कोशिश करूंगा मेरी ब्रीदिंग रुक जाएगी। इसलिए याद रखना, हाइड्रोसिफलस या वाटर ब्रेन में कलेक्ट हो जाता है। याद रख लीजिएगा, हाइड्रोसिफलस या जो वाटर होता है उसकी ब्रेन में कलेक्ट हो जाता है, इसलिए सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। स्पाइनल स्टीनोसिस होता है जिसमें स्पाइनल कैनाल का नरिंग होना हो जाता है। याद रखिएगा, स्पाइनल स्टीनोसिस होता है जिसमें स्पाइनल कैनाल का नरिंग हो जाता है। स्पाइनल कैनाल क्या होगा, सकरा हो जाएगा, और इसी के कारण स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस होता है दोस्तों। यही कारण है स्पाइनल कॉर्ड उसका कंप्रेस हो जाता है, दबा होता है, और यही कैरेक्टर नॉर्मल कंडीशंस में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना, चिल्ड्रन और एडल्ट जब आप एकोंड्रोप्लेसिया के लेवल पर देखोगे तो उनमें क्या नजर आता है, आपको याद रखना है, इनमें इनके जो एल्बोज होते हैं, ये एल्बो जॉइंट जो होता है दोस्तों, इनका बेंडिंग बहुत डिफिकल्ट होता है, यानी ये इतना ही फोल्ड करता है, इस प्रकार से बेंडिंग नहीं होता, उनमें फोल्डिंग में प्रॉब्लम नजर आता है दोस्तों। यही कारण है कई बार पेशेंट को कुछ वजन उठाना या कोई काम करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि वहां पर बेंडिंग नहीं होता। कई बार ओबेसिटी का लेवल आ जाता है। ठीक है, ऐसे पेशेंट को उनकी हाइट के हिसाब से उनका वेट बड़ा होता है, इसलिए ओबेसिटी नजर आती है।
कई बार ईयर के लेवल पर नैरो पैसेज के कारण ईयर इन्फेक्शन का रिकरेंट एक्सपोजर वहां पर नजर आता है दोस्तों। यहाँ पर जो ईयर में बहुत सक्रिय प्रोसेस होती है, बहुत जो अंदर बाहर जाने की जो स्पेस होती है, कैनाल होती है, बहुत नैरो होती है, उसी के कारण उनको रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन देखने को मिलता है। कई बार बॉड लेग्स डेवलप, बिल्कुल बॉड लेग्स वहां पर दोस्तों डेवलप हो जाते हैं बाहर के निकले हुए, इसीलिए वो बिल्कुल ऐसे ऐसे चलते हैं। इसीलिए दोस्तों स्पाइन का एबनॉर्मल कर्वेचर का डेवलपमेंट होता है, जिसको आप सिंपली क्या बोलते हैं, कुबड़, काइफोसिस, ठीक है, लॉर्डोसिस, याद रखना, काइफोसिस या लॉर्डोसिस, ये दोनों सिम्टम वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, उभार लिए हुए, अकड़ाया हुआ, ठीक है। और यही कारण है दोस्तों नया या मोर सीवियर स्पाइनल स्टीनोसिस डेवलप होता है। याद रख लेना, या तो नया या बहुत पुराने समय का सीवियर स्पाइनल स्टीनोसिस, सिकुड़ जाना, वहां पर डेवलप होता है। यही कारण है दोस्तों, जब इस प्रकार के प्रोटोकॉल को वहां पर आपको देखना है, कंट्रोल करना है, तो सीधा आपको ब्रेन के तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना पड़ेगा। यदि आपने ट्रीटमेंट की बात किया है तो बहुत इजी आपको समझ में आना चाहिए कि जनरल टॉनिक D6 में जब आप C1B सिंपल आपको प्रोटोकॉल देना है, C1B दिया तो आपने कहाँ भेजा, आपने पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ भेजा, आपने ब्रेन की तरफ भेजा, आपने पर्टिकुलर हर सेल की तरफ वो भेजा जो फर्स्ट स्टेज के लेवल पर होती है। तो आपने C1B को वहां प्रोटोकॉल चला दिया। तो आपको याद हो, मैंने हाइपोथायराइडिज्म में भी आपको बताया था कि C1B का बहुत बड़ा रोल होता है ग्रोथ हार्मोन के लेवल को स्टिमुलेट करने के लेवल पर। C1B को आपने प्रोटोकॉल में शामिल किया। जब आप नेचुरल टॉनिक में C10 डाल रहे हो तो दोस्तों पूरे इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल फ्लोरा को मेंटेन करके एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो, और जितनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ेगी उतनी तेजी से रीग्रोथ वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। C4H5RE-D5 ये वो कंटेंट होते हैं H5C4RE के लेवल पर जो यहाँ पर न केवल मिनरलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ाते हैं, इवन आपके लीवर को, आपके बॉडी को, आपकी हाइट को। मैंने आपको कई बार बताया कि H2 बिफोर मील, H5C4RE आफ्टर मील, ठीक है, और आपका H2H5RE फॉरहेड के ऊपर अप्लाई कराना, ये तीन चीज से आप किसी की भी हाइट बढ़ा सकते हो, ठीक है। वही चीज यहाँ पर C4H5RE का D5 यूज करना है। हेड ऑयल आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पे लगाना है। स्पाइनल ऑयल आपको पूरे स्पाइनल कॉर्ड पे, बोन पे मसाज करना है, जिसके कारण बोन की इलास्टिसिटी बढ़े और कुछ हद तक हम उसको रिजल्ट दे पाए दोस्तों। S6 का 200 वीकली दीजिएगा, ये किडनी में जाकर FGFR3 जो होता है दोस्तों उसको जाकर स्टिमुलेट करता है और किडनी से पर्टिकुलर मिनरलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ाकर जो डॉर्फिज्म की कंडीशंस आती है दोस्तों, जो जेनेटल रीजन से जुड़ी होती है, उन तमाम कंडीशंस को, उन तमाम जेनेटिक एम्बेलेंस को, म्यूटेशन को नॉर्मल करने का काम करता है और एक्रोपोड्रिप्लेसिया को रिकवर करने का काम करता है। तो ये केवल और केवल हमारे फीडबैक्स पे डिपेंड करता है कि आप किस किस प्रोटोकॉल को किस किस तरह से कहां कहां आप उसको उपयोग कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग वहां पर आपको रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। केवल इतना याद रखिएगा, टेबल प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब इस प्रोटोकॉल को यहाँ पर सिलेक्ट करते हो तो यही प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करते हैं कि हाँ आपने सिलेक्ट किया, रिजल्ट मिला, बहुत अच्छा, आपने दूसरों को बताया, गाइड किया, और इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपके प्रोटोकॉल जनरेट होते हैं दोस्तों। ये था आपका एकोंड्रोप्लोसिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों, हमारा अगला हमने कल पढ़ा था न्यूरोट्रॉफिन्स के फंक्शन। हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व की ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट कौन कराता है, यही न्यूरोट्रॉफिन्स कराते हैं दोस्तों। हमने पढ़ा था सर्वाइवल और रिपेयर को यही प्रमोट करते हैं। अगर ये है तो आपको आना चाहिए कि हम न्यूरोट्रॉफिन्स को कैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से या न्यूट्रिशन के माध्यम से स्टिमुलेट कर पाए, बस हमें ये आना चाहिए। और इसीलिए हमने देखा था कि पार्किंसन डिसीज में H3F1 A3L1 WRE को वहां पर आप नेगेटिव करते हैं और उसमें C4 के 2 ड्रॉप डाल के देते हैं, तो ये पार्किंसन डिसीज को बहुत इजीली आप रिकवर करने के श्रेणी में लेकर जाते हैं। कई बार आप यहाँ पर दोस्तों एल्जीमर डिसीज की बात करते हैं। एल्जीमर डिसीज में जनरल टॉनिक को थर्ड डायल्यूशन करते हैं, H12C5B का प्रोटोकॉल देते हैं, आप H12C5RE का प्रोटोकॉल देते हैं, जिसे अकॉर्डिंग कंडीशन हो आपका रिजल्ट परफेक्ट बैठता है और आप उस पेशेंट को क्यूर करते हैं दोस्तों। लेकिन न्यूरोट्रॉफिन्स का मोड कैसे होता है, अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये कैसे काम कर रहा है,
तो आपको प्रोटोकॉल बनाने में बहुत इजी हो जाएगा। कैसे होगा दोस्तों, याद रखिएगा, जितने भी न्यूरोट्रॉफिन्स होते हैं ये न्यूरोट्रॉफिन रिसेप्टर के द्वारा एक्ट करते हैं। आपको मैं बता दूं, ह्यूमन बॉडी में कोई भी केमिकल काम करेगा तो उसके लिए स्पेशल पर्टिकुलर जगह पर काम करने का रिसेप्टर होगा, और वो न्यूरोट्रॉफिन रिसेप्टर जैसे रिसेप्टर होंगे जो वहां पर कनेक्ट करेंगे और उनके द्वारा एक्ट करने का काम करेगा। ये एक प्रकार से नर्व टर्मिनल्स और नर्व सेल बॉडी में सिचुएटेड होते हैं। जो नर्व टर्मिनल होते हैं जहां पर इंड होता है, उस नर्व टर्मिनल पार्ट पर, नर्व सेल बॉडी के पार्ट पर ये सिचुएटेड होते हैं, और ये न्यूरोट्रॉफिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाते हैं और एक प्रकार का स्पेशल टायरोसिन काइनेज बनाते हैं। ठीक है, उस टायरोसिन काइनेज के फास्फोराइलेशन को ये वहां पर दोस्तों इनिशिएट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप वहां पर केमिकल मैसेंजर स्टिमुलेट होता है, और इसी के कारण न्यूरोट्रॉफिन्स की प्रेजेंस में वहां पर ग्रोथ प्रोमोट होना शुरू हो जाता है। इसलिए जब ये प्रोसेस हो रही है तो ये तो हर जगह आपको सेम बॉडी में केमिकल प्रोसेस होते नजर आएगी, लेकिन आप जब न्यूरोट्रॉफिन्स के टाइप्स पर जाएंगे कि ये किस प्रकार का टाइप है, तो याद रखना दोस्तों, बहुत से न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो न्यूरोट्रॉफिन्स के होते हैं जो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं दोस्तों। इसलिए नर्व ग्रोथ फैक्टर, जिसको हम एनजीएफ कहते हैं, ये पहला फैक्टर होता है दोस्तों जो न्यूरोट्रॉपिन प्रोटीन सब्सटेंसेस को न्यूरोट्रॉपिन्स के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था। याद रखना दोस्तों, और यही कारण है एनजीएफ बहुत काम का फैक्टर होता है, क्योंकि एनजीएफ एक पेप्टाइड है और इसी के साथ में 118 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। यही एनजीएफ का जो प्रत्येक मॉलिक्यूल होता है, 2 अल्फा सब यूनिट और 2 बीटा सब यूनिट और 2 गामा सब यूनिट, सब में 2-2 यूनिट पाई जा रही है दोस्तों। केवल बीटा सब यूनिट को ही नर्व ग्रोथ स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी यहाँ पर जब पूरा साइंटिफिक इसका केमिकल एनालिसिस किया गया तो न्यूरोट्रॉपिन्स का जो पर्टिकुलर 2 बीटा सब यूनिट होता है वो सबसे एक्टिव होता है, और इसके एक्टिवनेस के कारण दोस्तों ये न्यूरॉन की अर्ली ग्रोथ, मेंटेनेंस और सर्वाइवल को प्रमोट करने का काम करता है। याद रखना दोस्तों, ये जो दो बीटा सब यूनिट होती है ये मेन होता है, और ये न्यूरॉन की जो अर्ली ग्रोथ कराना है, उसको मेंटेनेंस कराना है, उसके सर्वाइवल को प्रमोट कराने का पूरा काम ये न्यूरोट्रॉपिन्स का ये सेकंड सब यूनिट वहां पर अपनी जिम्मेदारी के रूप में करता है दोस्तों। इसकी मेजर एक्शन जो होता है सिंपैथेटिक और सेंसरी नर्व पर होती है। पॉइंट को नोट कीजिएगा, सिंपैथेटिक और सेंसरी नर्व पर इसकी मेजर एक्शन आपको देखने को मिल रही है दोस्तों। क्यों? मोटर पे क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि इसकी मेजर एक्शन सिंपैथेटिक न्यूरॉन पर ही होती है, और इसीलिए इसका डायरेक्ट लिंकिंग सिंपैथेटिक न्यूरॉन से होता है, और सिंपैथेटिक एनजीएफ इसीलिए इसको कहते हैं। और सिंपैथेटिक एनजीएफ कहते हैं दोस्तों तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जितने भी कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होती है उसकी ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है। अब आप सोचिएगा इस बात को कि जब ये एनजीएफ के माध्यम से सिंपैथेटिक एनजीएफ कहलाता है तो सेरिब्रल, आपको याद रखना, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के कोलिनर्जिक जो न्यूरॉन्स होती है उसकी ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है ना? तो अल्जाइमर और डिमेंशिया पर, आपके पार्किंसन डिसीज पर काम करेगा या नहीं करेगा? याद रखिएगा दोस्तों। इसीलिए माइलिन शीथ के रिपेयर को भी प्रमोट करता है। अब याद रखना, माइलिन शीथ की रिपेयर को भी प्रमोट करता है। इसीलिए एनजीएफ का जो कमर्शियल प्रिपरेशन स्नेक वीनम, सांप के विष से मेल माउस की सब मैक्सिलरी ग्लैंड से एक्सट्रैक्ट करके एलोपैथ डॉक्टर इसका ट्रैक्ट करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं दोस्तों। यानी आप सोच लीजिए कि वहां पर जो माउस होता है, चूहा होता है, उसकी सब मैक्सिलरी ग्लैंड से या सांप के विष से जितना भी एक्सट्रैक्ट किया गया ये एनजीएफ होता है, न्यूरोट्रॉफिन्स होते हैं, जो आपके न्यूरोटॉक्सिक जो स्नैक वीनम होता है उससे निकाला जाता है और उसके माध्यम से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब आप देख लो दोस्तों, क्या टॉक्सिक मटेरियल केवल हम ही यूज करते हैं? टॉक्सिक प्लांट हम ही यूज करते हैं? मॉडर्न साइंस तो बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी के रूप पर उसको यूज करता है। बहुत सारे नर्व डिसऑर्डर होते हैं दोस्तों जिसमें इसका उपयोग किया जाता है, इस ट्रीटमेंट का उपयोग किया जाता है। इसलिए याद रखना, अल्जाइमर डिसीज हो, न्यूरॉन डिजनरेशन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में हो, सिंपैथेटिक न्यूरॉन डिसीजेस हो, याद रखना एज बढ़ने के साथ होने वाली जितनी भी न्यूरॉन के डिजनरेटिव डिसीज हो, सबका सब यहाँ पर टैली करता है इसी प्रोसेस से। तो आपको प्रोटोकॉल पूछने की जरूरत कैसे हो गई भाई? आप देखो, अल्जाइमर डिसीज का मैंने बता दिया,
न्यूरॉन डिजनरेशन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में हो रहा है तो आपको याद रखना है न्यूरॉन का डिजनरेशन हो रहा है, C5 को नेगेटिव में कर दो, G को वहां पर पॉजिटिव में कर दो, जोड़ दो और दे दो। ठीक है, प्रोटोकॉल ये मैंने बता दिया आपको कैसे काम करेगा। ठीक है, इसलिए याद रखना जितनी भी सिंपैथेटिक नर्व डिसीजेस होगी एज बढ़ने के साथ, जितनी भी न्यूरॉन की डिजनरेशन होती, मैं इसलिए कहता हूँ सिंथेसिस, सेकंड डायलेशन और डब्ल्यू लेते रहो। इसको लेने से सारे बॉडी में जितने भी आपके एनजीएफ फैक्टर्स होते हैं, न्यूरोट्रोपिन्स होते हैं, आपके बॉडी के कितने भी केमिकल ट्रांसमिटर्स होते हैं, सबका होमियोस्टेसिस होता रहता है। और जब होमियोस्टेसिस होता रहेगा तो सब अपना काम बजाते रहेंगे, सब अपने अपने नॉर्मल काम करते रहेंगे। लेकिन हमें पता लगना चाहिए कि आपकी बॉडी में क्या केवल एक ही है एनजीएफ, बॉडी में बहुत सारे एनजीएफ जैसे न्यूरोट्रांसमीटर होंगे। ये न्यूरोट्रॉफिन क्या काम करेंगे दोस्तों, याद रखना आपके पूरी बॉडी में जितने जितने मेन ऑर्गन्स होते हैं जो टिपिकली पूरे फंक्शंस को जनरेट करते हैं, वो सारे के सारे यहाँ इन्वॉल्व होंगे। यानी BDGF, ब्रेन डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, न्यूरोट्रॉपिक ग्रोथ फैक्टर, याद रखना BDGF, ब्रेन डेराइव्ड यानी ब्रेन में पाए जाने वाले न्यूरोट्रॉपिक ग्रोथ फैक्टर, ब्रेन और ह्यूमन सिस्टम के लेवल पर एम्ब्रियोनिक न्यूरल क्रेस्ट से अराइज होने वाला सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के सर्वाइवल को प्रमोट करने वाला फैक्टर होता है। अब देखो ये सेंसरी और मोटर दोनों को डेवलप कर रहा है, और कहां से डेवलप हो रहा है, जहां से एम्ब्रियन पैदा होता है, एम्ब्रियो पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, उसकी जो एम्ब्रियोनिक क्रेस्ट होती है वहां से ये डेराइव होता है। अब आप सोच लो, गॉड ने शुरू से मैकेनिज्म दिया है कि आपका नर्व सबसे पहले डैमेज होगा, मतलब डेवलप होगा। इसीलिए याद रखना दोस्तों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंसरी न्यूरॉन और जो पिरामिडल सिस्टम होता है, जो पिरामिडल सिस्टम होता है हम पढ़ेंगे दोस्तों, उसके मोटर न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके जो मोटर न्यूरॉन होता है उस मोटर न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है दोस्तों। अर्थात अगर हमने न्यूरोट्रोपिन्स को स्टिमुलेट किया है तो जो नर्व का डैमेज हो रहा है, जो सेंसरी और मोटर नर्व प्रॉपर आपकी बॉडी में है मौजूद है, उसमें जो मोटर नर्व है जो ब्रेन से सेंसेशन ला रही है या स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी में सेंसेशन पहुंचा रही है, उसमें अगर किसी प्रकार का डिफॉल्ट होता है उसको वहां पर मोटिवेट करके उसकी ग्रोथ को प्रमोट करने का काम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए याद रखना, आपने इसको अलग अलग नाम दे दिए, कोलिनर्जिक, डोपामिनर्जिक। ठीक है, ये जो कोलिनर्जिक, डोपामिनर्जिक और ऑप्टिक नर्व की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करेगा दोस्तों। याद रखना, अगर ऑप्टिक नर्व ड्राइनेस हो रही है ना, ऑप्टिक नर्व की ग्रोथ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, कोई डैमेज हो गया है, यदि आपको कहते हैं कि उसको हम रिपेयर कर सकते हैं तो दावे के साथ कहता हूँ S12 का 1000 वहीं पर काम करता है। कोलिनर्जिक, डोपामिनर्जिक और ऑप्टिक नर्व की यदि ग्रोथ को बढ़ाने का काम करना है तो वहां पर जाकर आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए याद रखना, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन को रेगुलेट करने का काम करता है। जब ये इतने इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रोपिन्स का काम है दोस्तों, तो जब आप देख रहे हो कि कहीं पर सिनेप्टिक ट्रांसमिशन का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उसको रेगुलेट करने में न्यूरोट्रोपिन्स का काम है, तो पैरालिसिस में तो ये बहुत रामबाण काम हो गया। यदि किसी को कोई अंग का कटना हो गया, फिर से जोड़ा जा रहा है, तो वहां पर सिनेप्सिस का रेगुलेशन होना बहुत जरूरी होता है। उस रेगुलेशन के लेवल पर अगर ये काम कर रहा है तो डेफिनेटली आपको दोस्तों वहां पर पहले ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ब्लड सर्कुलेशन वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए याद रखना दोस्तों, आज के समय में BDGF, ब्रेन डेराइव्ड ग्रोथ, न्यूरोट्रॉपिक ग्रोथ फैक्टर जो होता है, इसका प्रिपरेशन बहुत ही व्यावसायिक तरह से किया जा रहा है दोस्तों, ताकि मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर्स को ट्रीटमेंट किया जा सके। और यही कारण है इस फिलॉसफी को समझ समझ के मॉडर्न साइंस, भाई उनके पास इक्विपमेंट है, आपके और मेरे पास क्या है? आपके और मेरे पास कुछ नहीं है, बस एक दूसरे के कॉपी पेस्ट की हुई किताबें हैं, बाकी कुछ नहीं है दोस्तों। फिलोसॉफिकल पॉइंट पूरे इलेक्ट्रोपैथ जगत में बहुत कम लोगों के पास है। इसलिए याद रखना, मोटर न्यूरॉन डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर व्यावसायिकीकरण के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। इसलिए आपको याद रखना है, बहुत सारे लोग इसको अफेक्शन के लेवल पर लेकर आ रहे हैं। कई बार सिलियरी न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर होता है, याद रखना, सिलियरी न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। अब ये क्या बला है भाई? याद रखना, पहला मैंने आपको बताया था यहाँ पर स्पेशली न्यूरोट्रोफिन्स के लेवल पर NGF, दूसरा बता रहा हूँ CNTF, सिलियरी न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। पेरिफेरल नर्व जो होती है, ओक्यूलर मसल जो होती है, कार्डियक मसल जो होती है, इन तीनों को याद रख लेना। जब भी आपका टेबल प्रैक्टिस में किसी को पेरिफेरल नर्वों में डैमेज हो,
किसी को ऑक्यूलर मसल्स में डैमेज हो, किसी को कार्डियक मसल्स में सिक्रेशन में डैमेज हो, आपको मान के चलना है वहां पर प्रॉब्लम होगी तो आपको यहाँ पर इस फैक्टर CNTF को रोल अदा कराना पड़ेगा। सिलियरी गैंग्लियन के न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करता है। जो सिलियरी गैंग्लियन होता है उस सिलियरी गैंग्लियन के न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, मोटर न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो बॉडी में सिलियरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन कहीं भी हो सकते हैं, उनको सबको यहाँ पर प्रमोट करता है। यही नहीं दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि आपके बॉडी में, ब्रेन में अगर किसी प्रकार का ट्यूमर होता है, बोलते हो ग्लायोमा हो गया, तो याद रखना दोस्तों ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको तीसरे को बोलते हैं ग्लायल सेल लाइन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, GNDF, GDNF, ठीक है। ग्लायल सेल्स लाइन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, ये न्यूक्लियल सेल्स में पाया जाता है दोस्तों। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स पर इसकी एक पोटेंट वहां पर प्रोटेक्टिव एक्शन होती है। इसीलिए याद रखना जब कभी भी ग्लायोमा डेवलप होता है इस डेराइव्ड फैक्टर की कमी के कारण वहां पर एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स हो जाता है, जो न्यूक्लियल सेल्स होती है उसका वहां पर एनलार्जमेंट हो जाता है और बहुत ब्रिलियंट ट्यूमर वहां पर नजर आता है जो बहुत सीरियस कंडीशन क्रिएट करता है दोस्तों। इसीलिए इसका कमर्शियल प्रिपरेशन का उपयोग पार्किंसन डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है दोस्तों। याद रख लेना, पार्किंसन डिसीज के लिए डोपामिन के सिक्रेशन को प्रेरित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। अगला होता है FGF, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। अब पहले ग्रोथ फैक्टर के रूप में डिस्कवर हुआ था दोस्तों, जो अभी फाइब्रोब्लास्टिक ग्रोथ को प्रमोट कराने का काम करता है। अब फाइब्रोब्लास्ट क्या होती है दोस्तों, आपको पता है टिश्यू के लेवल पर पाई जाती है। ये टिश्यू के मेंटेनेंस को, टिश्यू के रिपेयर को, टिश्यू के रीजनरेशन को प्रमोट करता है। यानी बहुत सारे प्रकार की सेल के प्रोलिफरेशन, उनके स्टिमुलेशन करने के द्वारा दोस्तों, जैसे कि मेसेनकाइमल सेल्स, ठीक है, जैसे कि न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स, न्यूरो एक्टोडर्मल बाहर वाले न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स और एंडोथेलियल सेल्स, इन सारी सेल्स को प्रमोट कराने का काम करता है। यानी सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होंगे, उन इंटरनल ऑर्गन्स की जो इंटरनल लेयर होती है उसको बैलेंस कराने में न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स का रोल होता है। यदि ये इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है, आप केवल ग्रोथ हार्मोन के द्वारा सारा काम नहीं करा सकते। बहुत जगह ग्रोथ हार्मोन का काम है, बहुत जगह आपको आपकी मेडिसिन रेमेडी का नेगेटिव मेडिसिन देने की जरूरत है, जो इस मेसेनकाइमल, न्यूरो एक्टोडर्मल और एंडोथेलियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है। तो वहां पर भी आपको काम कराने की जरूरत है, क्योंकि ये नर्व फैक्टर है और नर्व के द्वारा स्टिमुलेशन होता है। तो आपको ये दोनों चीज याद रखना है। यदि वहां पर कोई लोकल लेवल पर काम कराना है तो ग्रोथ हार्मोन से पर्याप्त है, आप वहां पर पॉजिटिव मेडिसिन दे दो, न्यूट्रल मेडिसिन दे दो, आपका वर्क हो जाएगा। लेकिन कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जहां आपको लोकल से जनरलाइजेशन हो चुका है, बहुत समय बीत चुका है, उसका ग्रोथ नहीं हुआ, क्या करोगे? ऑप्टिक नर्व का डैमेज हुआ 1.5-2 साल, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, आपके पास पेशेंट तो अब आया ना 10 साल बाद, क्या करोगे आप? क्या आप पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन नहीं करोगे? आपको करना पड़ेगा। एक तरफ न्यूट्रिशन देना है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है, एक तरफ नेगेटिव से पॉजिटिव आना है। जब ये दोनों प्रोसेस को जनरेट करोगे तब आपको वहां पर समझ में आएगा, तब आपकी नॉर्मल कैपेसिटी वहां पर डेवलप होती है। इसलिए आपको ये सारा प्रोटोकॉल वहां पर सेट करना पड़ेगा। और लास्ट होता है दोस्तों न्यूरोट्रोपिन 3, नर्वस सिस्टम में पाया जाता है न्यूरोट्रोपिन 3। और याद रखना दोस्तों, ये वो प्रोटोकॉल है जिसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप पैरालिसिस को ट्रीटमेंट करना चाहते हो, आपको ये नॉलेज रखना पड़ेगा। पूरे नर्वस सिस्टम में पाया जाता है और इसका मेन काम होता है न्यूरॉन और सिनेप्सिस के मेंटेनेंस और सर्वाइवल को प्रमोट करना। यानी न्यूरोट्रोपिन 3 कम हुआ, सेंसरी लेवल पर वीकनेस शुरू। देखो पैरालिटिक अटैक आ रहा है, आपको पैरालिसिस के साथ में पर्टिकुलर ऑर्गन काम नहीं कर रहा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो गया, ये क्या हो रहा है? न्यूरॉन्स और सिनेप्सिस को मेंटेनेंस और सर्वाइवल को प्रमोट करने का काम आपको करना है। अगर नहीं कर पाए रिड्यूस हो जाएगा फंक्शन। याद रखना दोस्तों, न्यू न्यूरॉन और सिनेप्सिस को डिफरेंशिएशन और ग्रोथ को स्टिमुलेट कराने का काम करता है। नए नए न्यूरॉन भी बनते हैं, लगातार बनते हैं। उन न्यूरॉन को डेवलपमेंट को, उनके डिफरेंशिएशन को, उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट कराने का काम करता है। भाई न्यूरॉन भी तो सेल है ना? अब सेल है तो रिप्लेसमेंट होता है, इसका न्यूरॉन का सेल का पूरा टाइम कंप्लीट हो गया, हटो, दूसरा बन के आ रहा है, वो रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये नॉर्मल एपोप्टोसिस की प्रोसेस है जो नॉर्मली आपकी बॉडी में होती रहेगी। लेकिन याद रखना,
जब कमर्शियल प्रिपरेशन करोगे आप तो NT3 का जितने भी डायबिटिक न्यूरोपैथी के केस होते हैं, जितने भी मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी के ट्रीटमेंट में बहुत उपयोगी होता है ये जो आर्टिफिशियल प्रिपेयर किया जा रहा है। तो जब उन्होंने फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, पैथोलॉजिकल कंसिडरेशन को समझा तभी तो ये वो निकाल के लाए कि हाँ भाई ये मेडिसिन से ऐसे बनती है। तो हम लोग क्यों पीछे रहे? हमारे पास भी वो प्लांट्स मौजूद है जो इस प्रकार के बिहेवियर को प्रमोट करते हैं, हमें उसको प्रमोशन देना है। इसलिए याद रखिए, रिसेंटली अभी भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत सारे रिसर्चर चल रहे हैं, नए नए सब्सटेंसेस न्यूरोट्रोपिन्स फैमिली के जैसे NT4, NT5, ठीक है, ल्यूकीमिया इनहिबिटिंग फैक्टर को अभी आइडेंटिफाई किया गया है दोस्तों, और उस पे काम चल रहा है। अगर वो सक्सेस हो गया तो ल्यूकीमिया जैसी कंडीशन को भी प्रिपेयर कर सकते हो, रोक सकते हो आप। अब ल्यूकीमिया क्या, ब्लड कैंसर होता है। अब यहाँ नर्व से क्या लेना देना? नर्व के माध्यम से ल्यूकीमिया को डेवलप होने वाले फैक्टर को आप इनहिबिट कर सकते हो, उसको रोक सकते हो। इसलिए उस फैक्टर पे काम चल रहा है और बहुत जल्दी दोस्तों वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। जो NT4 और NT5 है, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन पर एक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं जिनका पता लगा है। अगर ये वास्तव में इनके बारे में पूरा डायग्नोस्टिकल अप्रोच बन जाता है और वो हमारे लेवल पर सामने आ जाता है तो सोचिए दोस्तों, मॉडर्न साइंस इसका बेनिफिट सॉलिडली उठाएगा। लेकिन अगर हम EH के लेवल पर इस पे वर्क कर रहे हैं, हाइपोटेंसिस के लेवल पर वर्क कर रहे हैं, तो सोचिए जो वो लोग अब सोच रहे हैं हम पहले से सोचते आ रहे हैं। जहां पर मॉडर्न साइंस सोचना बंद करता है वहां इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर सोचना शुरू कर देता है कि ये मेडिसिन है, इन्होंने इसी तरह से इस प्रोटोकॉल को जनरेट किया है, ये तो सारा आर्टिफिशियल पॉजिटिव प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, विपरीत पद्धति है वो, मतलब सप्रेस करने वाला। लेकिन हम क्या करते हैं? न्यूट्रिशन भी करते हैं, सप्रेस भी करते हैं, पैलिएट भी करते हैं, हम दोनों चीजें हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोग पेशेंट के फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों को साथ लेकर चलते हैं। और इसी कारण से हम कहते हैं कि कैंसर के एक पेशेंट को मॉडर्न साइंस से विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट कराइए और एक पेशेंट को इलेक्ट्रोमेकेनिकल से ट्रीटमेंट कराइए, हम 10 साल जिंदा रखेंगे, वो 2 साल जिंदा रखेगा। 5 गुना ज्यादा हम लोग तेज काम कर रहे हैं और ज्यादा काम कर रहे हैं, बशर्ते हमारा डॉक्टर क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर सामने आ रही है। मेरे कहने से, खूब बड़ी बड़ी बातें करने से पॉसिबल नहीं होता। इस चीज का प्रूफ है मलिका मैम, इस चीज का प्रूफ है प्रतिमा मैम, इस चीज का प्रूफ है राकेश भारद्वाज जी, इस चीज का प्रूफ है संजय सर, ठीक है, इस चीज का प्रूफ है हमारे सुमित गांधी जी, इस चीज का प्रूफ है हमारे जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं जो लोग लंबे समय से इस प्रकार से कैंसर पे काम कर रहे हैं। वो देखिए काफी हद तक वो इस प्रकार का डिवोशन के साथ में वर्क कर रहे हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। जब आप नर्व फाइबर के क्लासिफिकेशन की बात करते हो दोस्तों, तो जो नर्व फाइबर का क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है, ठीक है, नर्व फाइबर के क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है, वो आपको देखने की जरूरत है। यानी नर्व फाइबर को अगर आप उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, 6 डिफरेंट मेथड के द्वारा क्लासिफाई किया गया है दोस्तों। यानी एक सिंगल नर्व फाइबर की बात कर रहा हूँ, नर्व में कई फाइबर है, ठीक है, 6 डिफरेंट मेथड के द्वारा क्लासिफाइड किया गया है और प्रत्येक मेथड में क्लासिफिकेशन का आधार अलग अलग है दोस्तों। यही तो है मेडिकल साइंस। जितनी भी मेडिकल साइंस के लेवल पर डेली जो नया नया रिसर्च होता है वो इसी के बिहाफ पर काम करता है, और अगर इसी के बिहाफ पर काम करता है तो क्लासिफिकेशन का बिहाफ हमने भी अडॉप्ट किया है, हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में भी हमने शामिल किया है। यानी अगर आप किसी स्ट्रक्चर के, यानी क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर, किसी भी व्यक्ति के स्ट्रक्चर के हिसाब से आप उसको क्लासिफाई करते हो। भाई आप आजकल तो गाड़ियां बहुत क्वालिटी में आने लग गई है, बहुत सारी गाड़ियां आ रही है, ठीक है, उन गाड़ियों को देखकर आप कहते हो नहीं हुंडई की गाड़ी है, नहीं नहीं टाटा की है, नहीं नहीं ये तो निकॉन की गाड़ी है, नहीं नहीं ये तो मारुति सुजुकी की गाड़ी है ना, बोलते हो ना। उसी प्रकार से आपके नर्व में भी क्लासिफिकेशन होता है जो आपके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। नर्व फाइबर 2 प्रकार के होंगे, ठीक है, एक होगा माइलिनेटेड, एक होगा नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। सिंपल सी चीज है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, यानी माइलिनेटेड नर्व फाइबर के नर्व फाइबर वो नर्व फाइबर होते हैं दोस्तों जो माइलिन शीट के द्वारा पूरे कवर रहता है, माइलिन शीट के द्वारा पूरे कवर रहता है। तो फिर नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर क्या हुआ? ये वो नर्व फाइबर होते हैं दोस्तों जो कि माइलिन शीट के द्वारा कवर नहीं होते। सिंपल सा, स्ट्रक्चर को देखकर आप बता रहे हो कि ये माइलिनेटेड है, नॉन माइलिनेटेड है, दोनों का इंपॉर्टेंस है।
बहुत जगह पर माइलिनेशन जरूरी है, बहुत जगह पर नॉन माइलिनेशन जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए, मंडे गायब मत होना। मंडे में वो प्रोटोकॉल्स बता रहा हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने जल्दी जल्दी पूछ लिया था कि नर्व के लेवल पर डैमेज होगा तो कैसा, सबका समय आ रहा है, सब टाइम पे बताऊंगा। जब पूरा क्लासिकल बिहेवियर आपको समझ में आएगा तब वो नर्व का डिजनरेशन रीजनरेशन समझ में आएगा, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो याद रखना, पहला स्ट्रक्चर के ब्याह पर माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर पाए जाते हैं। दूसरा, क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कहां पर कौन सा न्यूरॉन पाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग काम देखिए आप। ठीक है, नर्व फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सोमेटिक नर्व फाइबर, एक होता है विसरल नर्व फाइबर। सोमेटिक नर्व फाइबर मतलब, सोमेटिक नर्व फाइबर बॉडी की स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करता है। याद रखना, सोमेटिक नर्व फाइबर जो सेल से निकला होता है बॉडी की स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करने का काम करता है। यानी आप जब स्केलेटल मसल्स के लेवल पर काम कर रहे हो, आप किस पे काम कर रहे हो, सोमेटिक नर्व फाइबर पे काम कर रहे हो। पॉइंट को नोट करना, आप जब इस अर्थराइटिक क्योर ऑइंटमेंट का आप अप्लाई कराओगे तो आपको अप्लाई कहां पर हो रहा है, आप न केवल बोन इवन मसल्स के लेवल पर काम कर रहे हो, उसकी मिनरलाइजेशन कैपेसिटी को, उसकी सेंसरी नर्व के लेवल को आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पर सोमेटिक नर्व फाइबर बॉडी के स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करता है। तो फिर विसरल या ऑटोनोमिक नर्व फाइबर जो ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, उस विसरा या उस ऑटोनोमिक नर्व फाइबर के लेवल पर बॉडी के डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन को सप्लाई होती है। ठीक है, आपके बॉडी में डिफरेंट बड़े बड़े ऑर्गन, छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जिनको डायरेक्ट ब्रेन के माध्यम से विसरल या ऑटोनोमिक नर्व फाइबर के द्वारा सप्लाई होती है, जो उसके काम को कम या ज्यादा करने का काम करता है। याद रख लेना इस बात को। ठीक है, आपके बॉडी को मूवमेंट कराना है, आपको वहां पर सोमेटिक नर्व फाइबर के लेवल पर काम करना पड़ेगा, स्केलेटल मसल से जुड़ा हुआ। यदि आपको अंदरूनी काम पूरा कराना है, ऑर्गन सिस्टम के लेवल को बैलेंस करना है, आपको विसरल या ऑटोनोमिक नर्व फंक्शन के माध्यम से वहां पर फंक्शन करना पड़ेगा। तीसरा होता है डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन, क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन, कब पैदा हुआ उसके आधार पर। तो ओरिजिन के बेसिस के आधार पर नर्व फाइबर को फिर से दो प्रकार में डिवाइड किया जाता है। क्रेनियल नर्व फाइबर, भाई सीधा ब्रेन से डेवलप हुआ है। नर्व फाइबर जो ब्रेन से अराइज होते हैं उनको सीधा कहते हैं कि भाई ये क्रेनियल नर्व फाइबर है, यानी ब्रेन से अराइज हो रहा है। ठीक है, और दूसरे कहां से होंगे, ठीक है, स्पाइनल नर्व फाइबर। ठीक है, क्रेनियम से अराइज हुआ, डेवलप हुआ, वो सीधा कहां गया, आपके स्पाइनल कॉर्ड तक गया। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड से डेवलप हो वो कहां गया, आपके बॉडी में हुआ। तो याद रखना दोस्तों, स्पाइनल नर्व फाइबर वो फाइबर होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होता है, उसे स्पाइनल नर्व फाइबर कहते हैं। बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मुलेशन है, केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, जो आपकी एबिलिटी को बढ़ाएगा दोस्तों। ठीक है, तीसरा होता है, चौथा सॉरी, क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। फंक्शनली दोस्तों यहाँ पर नर्व फाइबर को दो प्रकार में क्लासिफाइड किया जा रहा है। ठीक है, ये पूरा कंक्लूजन बता रहा हूँ, इसको समझ गए ना तो बहुत सारे प्रोटोकॉल बनाना आपको फटाफट आ जाएंगे दोस्तों। याद रखना, फंक्शनली नर्व फाइबर दो प्रकार में क्लासिफाइड होते हैं, एक सेंसरी एक मोटर नर्व फाइबर। बहुत इजी है दोस्तों। सेंसरी नर्व फाइबर सेंसरी इंपल्सेस को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से लेकर कैरी करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं, और इस प्रकार के नर्व फाइबर को एफरेंट नर्व फाइबर कहते हैं। क्लियर करते चले जाना है, ऐसे बाद में नहीं बताऊंगा। ठीक है, सेंसरी नर्व फाइबर सेंसरी इंपल्सेस को आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं, इसीलिए इस प्रकार के नर्व फाइबर को एफरेंट नर्व फाइबर कहते हैं। तो फिर मोटर नर्व फाइबर क्या होगा, मोटर नर्व फाइबर इंपल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाते हैं, और इस प्रकार के न्यूरो फाइबर को भी हम इफरेंट नर्व फाइबर कहते हैं। याद रखना, इस प्रकार के नर्व फाइबर को हम दोस्तों स्पेशली इफरेंट नर्व फाइबर कहते हैं। ठीक है, इसको हम इफरेंट नर्व फाइबर कहते हैं दोस्तों, याद रख लीजिएगा इस बात को। ठीक है, पांचवा होता है क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन सीक्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। जो न्यूरोट्रांसमीटर का सीक्रेशन करते हैं उनके आधार पर नर्व को वहां पर हमने चेंज किया, नाम चेंज किया दोस्तों। आपको याद रखना है, वहां पर होते हैं एड्रिनर्जिक नर्व फाइबर, कोलिनर्जिक नर्व फाइबर, ये जो पर्टिकुलर नाम देते हैं ना वो उसी लेवल पर देते हैं दोस्तों। यानी क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन सीक्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेशन यानी न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस के सीक्रेशन के आधार पर नर्व फाइबर को दोस्तों टिपिकली दो प्रकार में क्लासिफाइड करते हो आप।
एक एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर, एक कोलिनर्जिक नर्व फाइबर। अब एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर क्या होता है दोस्तों? एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर नॉर एड्रिनलिन को सीक्रेट करता है, याद रख लेना। एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर जिस प्रकार से नाम का है ना एड्रीनर्जिक, एड्रिनलिन को सीक्रेट करता है। अब एड्रिनलिन सॉरी नॉर एड्रिनलिन को सीक्रेट करता है। नॉर एड्रिनलिन का महत्व जानते हो कितना होता है? बहुत खतरनाक महत्व है इसका। जब आप इसका नॉर एड्रिनलिन को पढ़ते हो, किडनी को पढ़ते हो ना, तो वहां पर आपको नॉर एड्रिनलिन और एड्रिनलिन पढ़ने में आता है। तो नॉर एड्रिनलिन आपकी बॉडी में भी न्यूरोजेनिक जो नर्व फाइबर्स होते हैं वहां पर सीक्रेट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और दूसरा जो होता है कोलिनर्जिक नर्व फाइबर, जिसे नाम से ही लिखा हुआ है, कोलिनर्जिक नर्व फाइबर एसिटाइल कोलिन को सीक्रेट करता है। ठीक है, कोलिनर्जिक नर्व फाइबर एसिटाइल कोलिन को सीक्रेट करने का काम करता है। इसलिए आपका जो प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, इस सारे प्रोटोकॉल्स आपको टेबल प्रैक्टिस में यही देखने को मिलते हैं। क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन डायमीटर एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस, याद रखना दोस्तों। क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन डायमीटर, उसका डायमीटर कितना है, उसका कंडक्शन इंपल्सेस का जो कंडक्शन है वो कैसे कर रहा है दोस्तों, उसके आधार पर यहाँ पर थोड़ा सा आपको वही करना पड़ेगा दोस्तों। क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन डायमीटर एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस। दोस्तों दो साइंटिस्ट थे, एर्लेंजर और गैसर। एर्लेंजर और गैसर नामक साइंटिस्ट ने नर्व फाइबर को उसकी थिकनेस यानी डायमीटर और इंपल्सेस के कंडक्शन के वेलोसिटी यानी कितने समय में कितना इंपल्सेस ये जनरेट करते हैं उसके आधार पर नर्व फाइबर को तीन प्रकार में उन्होंने डिवाइड किया था। टाइप 1 यानी टाइप ए नर्व फाइबर, टाइप बी नर्व फाइबर, टाइप सी नर्व फाइबर। इन्हीं तीनों के फंक्शन के आधार पर उन्होंने बताया था दोस्तों कि ये फाइबर, ये टाइप ए नर्व फाइबर सबसे थिक होता है, टाइप सी सबसे थीन होता है और टाइप सी फाइबर को ही हम दोस्तों फोर्थ फाइबर, टाइप 4 फाइबर के नाम से जानते हैं। केवल टाइप सी को छोड़ दो आप दोस्तों, इनकी सबकी नर्व फाइबर माइलिनेटेड नर्व फाइबर के नाम से जाना जाता है, यानी माइलिनेटेड नर्व शीट से कवर्ड होता है। इसीलिए यहाँ पर जब आप कहीं पर भी पढ़ोगे ना तो आपको याद रखना है दोस्तों, टाइप ए नर्व फाइबर को हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। टाइप ए अल्फा या टाइप 1 नर्व फाइबर, टाइप ए बीटा या टाइप सेकंड नर्व फाइबर, टाइप ए गामा नर्व फाइबर, टाइप ए डेल्टा या टाइप थर्ड नर्व फाइबर। आपको केवल इतना याद रखना है कि यहाँ पर नर्व का ये नाम दिया गया है बस, क्योंकि बहुत जगह जब आप न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस पढ़ोगे तब वहां पर डायरेक्टली बताया जाएगा, वहां ये समझाना समय नहीं रहता है इतना, वहां समझाना मुश्किल होता है। यहाँ पर उससे लिंक है इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर ए गामा नर्व फाइबर में प्रॉब्लम थी, इसके कारण डिसीज हुई। अब ए गामा नर्व फाइबर क्या होता है ये वहां बताऊंगा नहीं, यहाँ मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये टाइप्स ए बी सी नर्व फाइबर का जो क्लासिफिकेशन होता है डायमीटर और कंडक्शन कितना कर रहा है उसकी इंपल्सेस के बिहाफ पर होता है। तो वहां पर भी प्रॉब्लम जब नर्व लेवल पर जनरेट होगी तो वो इस लेवल पर होगी कि ये नर्व है, इस नर्व पर यहाँ पर ये सेंसेशन जाना चाहिए लेकिन अभी स्लो जा रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कौन से फाइबर में हो रही है, ए बी सी इसमें हो रही है, टाइप ए अल्फा में हो रही है, टाइप ए बीटा में हो रही है, टाइप ए गामा में हो रही है या टाइप ए डेल्टा में हो रही है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। और जो वेलोसिटी ऑफ नर्व इंपल्सेस होगी दोस्तों, यानी एक नर्व फाइबर के माध्यम से इंपल्सेस की वेलोसिटी फाइबर की थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना मोटा फाइबर उतने ज्यादा इंपल्सेस वहां जाएगी, जितना थीन फाइबर उतना वहां पर दोस्तों बहुत कम इंपल्सेस ट्रांसमिट होती है। इसलिए जितना मोटा नर्व फाइबर होगा उतनी ज्यादा वहां पर दोस्तों नर्व इंपल्सेस का ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यही सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है आपके नर्व का। दूसरी बात, हमने बेसिक चीजें सारी कंप्लीट कर दी, ठीक है। नर्व के लेवल पर जितना बेसिक साइंस हम लोग जानना चाहिए, क्योंकि अगर आपने नर्व का बेसिक साइंस जान लिया है, नेगेटिव में मेडिसिन प्रोटोकॉल आपको देने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपका काम, आपके दिमाग में यही घूमता रहेगा कि नर्व यहाँ पर ऐसा काम कर रही है, ऐसे काम कर रही है, और अगर मैंने इस ऑर्गन की ये मेडिसिन है, मान लो आपने मसल्स पे काम करना है, आप S5 और Venvan 1000 देते हैं, क्यों दे रहे हो आप? ब्रेन पे काम करना है, ज्यादातर S1 F1 ही क्यों देते हो आप? S5 1000 का ब्रेन में क्या काम? Venvan 1000 का मानते हैं ब्रेन में काम है, S5 1000 का क्या काम? ठीक है, S5 1000 तो सीधा जाएगा कहां पर? स्किन के लेवल पर, मसल्स के लेवल पर, ठीक है, लीवर के लेवल पर। इसलिए आपको ये कैसे पता चला?
आपके नर्व के फंक्शन के हिसाब से आपको पता लग रहा है। और यही कारण है ऑर्गन्स की जितनी रेमेडीज बनाई गई है, मैटी जी ने गोल्डन अस्त्र हमको दे दिया। पॉजिटिव में दोगे तो ऑर्गन को न्यूट्रिशन होगा, नेगेटिव में दोगे तो ब्रेन के माध्यम से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे वर्क हो रहा है, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए जब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन की बात आएगी तब S5-1M और Win1-1M का आएगा, लेकिन लोकल अगर फंक्शन की बात आएगी तब S1F1C1 ये मेन प्रोटोकॉल के रूप में सामने आएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि चलो ठीक है, हमने नर्व के फंक्शन समझ लिया, कंडक्शन समझ लिया, लेकिन ये बताइए कि नर्व फाइबर की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, नर्व की हमने बात कर ली, न्यूरॉन्स की हमने बात कर ली, न्यूरॉन्स के टाइप्स की बात कर ली, उसके वर्क की हमने बात कर ली, चलो ठीक है, हमको सब समझ में आ गया। लेकिन एक नर्व फाइबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर वो प्रॉपर्टी आपको पता नहीं है तो जिस प्रकार से आज इलेक्ट्रोपैथ चिकित्सक धड़ाधड़ बढ़ते जा रहे हैं, कौन कहाँ से क्या कर रहा है कोई मतलब ही नहीं किसी को। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है, परमिशन की बात आती है, प्रमोशन की बात आती है, सब फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये क्या है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, नर्व फाइबर की प्रॉपर्टी ही नहीं पता है किसी को, आप कैसे करोगे प्रैक्टिस भाई, मुझे बता दो आप, है ना। इसलिए कई बार आपको याद रखना है कि नर्व फाइबर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है और उन प्रॉपर्टीज के बिहेवियर के आधार पर आप और मैं कैसे भटाक से बता देता हूँ कि इसको ये हाइपोटेंसी दे दो, इसको स्मेल करा दो। क्यों? आज आपको बताना पड़ेगा, आते समय में आपको बताना पड़ेगा कि हाँ देखो ये मैंने पढ़ा था और मुझे नॉलेज है कि मैं यहाँ पर ऐसे काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबिलिटी। यही एक्साइटेबिलिटी में भी आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। एक्साइटेबिलिटी दोस्तों एक प्रकार का फिजियोकेमिकल चेंज होता है जो स्टिमुलस के अप्लाई करने के बाद टाइम लेवल पर टिश्यू में उत्पन्न होता है। तो मैं भी तो आपको स्टिमुलेट ही कर रहा हूँ, आपको एक्साइटेड कर रहा हूँ, एक रास्ता दे रहा हूँ। मैं केवल एक स्टिमुलस हूँ। 1 साल बाद आप मुझे भूल जाओगे, मैं आपको भूल जाऊंगा, लेकिन याद रखना ये मैंने जो साइंस दिया ये आप कभी नहीं भूल पाओगे अगर आपने वाकई में इसको स्टिमुलेशन किया। लाइफ लॉन्ग याद रखना है। एक्साइटेबिलिटी एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है, फिजियोकेमिकल चेंजेस होता है जो स्टिमुलस के अप्लाई करने के बाद टिश्यू में उत्पन्न होता है। यानी आपने टिश्यू में किसी प्रकार से वहां पर स्टिमुलेशन पैदा करा, उस स्टिमुलेशन के परिणाम स्वरूप उसमें जो फिजियोकेमिकल चेंजेस होता है वो उसकी एक्साइटेबिलिटी होती है। एक कुत्ता है, उसको पता है कि आप उसको रोटी देते हो और आपने बहुत सारी रोटी लाया तो आप देखो लार टपकने शुरू हो गए और उसकी पूंछ हिलना शुरू हो गया। ये एक प्रकार से एक्साइटेबिलिटी है, यानी आपने फिजियोकेमिकल चेंज होते हुए देख लिया है। स्टिमुलस आपने भोजन दिया उसको, उसके बाद उसकी बॉडी में टिश्यूज में चेंजेस हुए। यही नर्व फाइबर की प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबिलिटी की। यानी स्टिमुलस एक प्रकार का एक्सटर्नल एजेंट होता है, ठीक है, जो टिश्यू के एक्साइटेबिलिटी को उत्पन्न करता है। यानी आप बाहर से कोई स्टिमुलस दे रहे हो, उस प्रकार के स्टिमुलस के माध्यम से एक एक्सटर्नल एजेंट के माध्यम से टिश्यू में एक्साइटेबिलिटी आप उत्पन्न कर रहे हो। यानी ये बहुत बड़ा फीचर होगा दोस्तों। अलग अलग प्रकार के स्टिमुलस हो सकते हैं, ठीक है, अपने उसकी सब स्टिमुलस की अपनी क्वालिटी होगी। एक को मिठाई देखकर मजा आता है, एक को रबड़ी देखकर मजा होता है, और अभी गर्मी में तो श्रीखंड देखकर मजा होता है। तीनों का अलग अलग होता है दोस्तों, ठीक है। याद रखना अलग अलग प्रकार के स्टिमुलस की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है। इसीलिए इसको हम क्रोनेक्सी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रोनेक्सी। क्रोनेक्सी एक प्रकार का महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है दोस्तों, जो नर्व फाइबर की कंडक्शन को डिटर्मिनेशन करने का काम करता है। यानी इसकी वेलोसिटी कितनी है, कितनी ताकत से इंपल्सेस एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट हो रही है। इसीलिए दोस्तों क्लिनिकली नर्व फाइबर के डैमेज को क्रोनेक्सी के मेजरिंग के द्वारा डिटर्मिनेशन किया जाता है। याद रखना ये जो क्रोनेक्सी टर्म है, इसी क्रोनेक्सी के माध्यम से किसी नर्व फाइबर में किसी भी बॉडी में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर बॉडी में फंक्शन स्लो हो रहा है, आपको क्या पता कि वो सेंसरी में कि मोटर में, पैरालिसिस में आप क्या देखते हो, ठीक है। इसलिए क्लिनिकली जब आप मेडिकल साइंस पे कदम रखते हो तो नर्व फाइबर के डैमेज को अगर आपको देखना है तो इसी क्रोनेक्सी के मेजरिंग के द्वारा डिटर्मिनेशन किया जाता है। ये क्रोनेक्सी मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है जो अवेलेबल है मार्केट में। ये जो क्रोनेक्सी मीटर होता है ये आपको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और वहां पर जहां पर भी नर्व मसल्स की कंडक्शन एक्टिविटी को देखना होता है, उस क्रोनेक्सी मीटर के द्वारा उसको मेजर कर लिया जाता है दोस्तों। नर्व फाइबर का एक्साइटेशन के लिए अन्य सेल की तुलना में बहुत लो थ्रेशोल्ड होता है, बहुत लो थ्रेशोल्ड होता है दोस्तों।
इसीलिए आप हल्का सा स्टिमुलेट करोगे तो नर्व वहां पर बहुत तेजी के साथ स्टिमुलेट हो जाती है। इसीलिए नर्व फाइबर का एक्साइटेशन के लिए अन्य जितनी भी सेल्स है आपकी बॉडी के, उनकी तुलना में बहुत लो थ्रेशोल्ड होता है दोस्तों। इसलिए याद रखना, जब भी कोई स्टिमुलस को आपने अप्लाई किया और उसका जो रिस्पांस नजर आता है दोस्तों, कैसे देखोगे आप, जब एक नर्व फाइबर किसी भी स्टिमुलेटेड के कंडीशन में स्टिमुलेशन से स्टिमुलेटेड होता है तो स्टिमुलेशन की स्ट्रेंथ पर बेस्ड होता है वो स्लो इम्पल्सेस है या फास्ट इम्पल्सेस है। अगर स्लो होगी तुरंत वहां पर धीरे 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 करके अडॉप्ट होगा, अगर फास्ट है तो तुरंत अडॉप्ट होता है। यानी ये इसी स्टिमुलस के बेस पर उसी रिस्पॉन्सेस के डेवलपमेंट में होता है, आपने स्टिमुलस कितना दिया। ठीक है, अगर मेरे को किसी को कुछ बताना है, अगर वो उस चीज को पढ़ा हुआ होगा तो बिल्कुल स्टिमुलस उसको परफेक्ट फिट हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ा होगा 2 से 4 बार फिट करेगा तब होगा। तो स्लो वाला 2 से 4 बार, फास्ट वाला 1 बार। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स। याद रखना दोस्तों, एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्सेस, नर्व फाइबर में एक्शन पोटेंशियल डेवलप होती है जब एक एडिक्वेट स्ट्रेन के साथ, यानी पर्याप्त मात्रा में स्टिमुलेशन का वहां पर आप उसको स्टिमुलेट कर रहे हो। ठीक है, एक पर्याप्त मात्रा में स्ट्रेन के साथ, एडिक्वेट स्ट्रेन के साथ स्टिमुलस के द्वारा आप उसको स्टिमुलेट कर रहे हो। स्टिमुलस की अगर एडिक्वेट स्ट्रेंथ आवश्यक होगी दोस्तों, तो नर्व फाइबर में एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूशन करने के लिए एडिक्वेट स्ट्रेंथ बहुत जरूरी होती है, जिसे हम उसको थ्रेशोल्ड या मिनिमम स्टिमुलेशन के नाम से जानते हैं। उसका थ्रेशोल्ड कि इतना बार में आपने इतने पावर का स्ट्रेन दिया तो स्टिमुलेट होगा, उससे कम दिया तो स्टिमुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना जब भी कभी इसी पर, और यही चीज याद रखना कि नर्व का जब आप मेडिसिन के लेवल पर जा रहे हो, उसका थ्रेशोल्ड या मिनिमल स्टिमुलेशन कितना है। अगर आपने 1000 डायल्यूशन दे दिया और वहां पर जरूरत 200 की थी, 200 से 800 जोड़ा तब 1000 बना, यानी आपने जितना स्टिमुलेशन में स्टिमुलेट हो रहा था उससे 800 गुना दे दिया, तो ये ओवर एक्साइटेड हो जाएगा, डैमेज भी हो सकता है। याद रख लेना, इसलिए कहते हैं 2 या 3 डोज देकर छोड़ दो। ठीक है, याद रख लेना इस बात को। अब कई बार में होता है कि केवल 30 कई काम होता है, जैसे लेटरिन के रास्ते में जलन होती है, तो याद रखो बर्निंग सेंसेशन हो रहा है ना, नर्व की वीकनेस के कारण हो रहा है। आप वहां S5 का 30 देते हो तो म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी काम करता है, नर्व की वीकनेस पे भी काम करता है। मोटर जो बर्निंग सेंसेशन पैदा कर रहा है नर्व फाइबर, वो वहां पर नॉर्मलाइज हो जाता है। इसलिए हमने इसको प्रैक्टिकल अनुभव दिया। मैंने S5 का 200 दिया, 2 दिन फायदा रहा, फिर वापस सबसाइड हो गया। लेकिन S5 को 30 को 3 महीने दिया, उसके बाद दोबारा कभी भी बर्निंग सेंसेशन एनस में नहीं आया। ये समझ में आया हमको कि नहीं साहब, यहाँ पर एनस के रीजन में जितना भी स्टिमुलेशन चाहिए वो केवल थ्रेशोल्ड, जो मिनिमम स्टिमुलेशन होता है, जिसको हम एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेटेड कहते हैं दोस्तों, प्रसार करना, उसको फैलाना, वो होता है S5 का 30। याद रखना, इसीलिए एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेटेड कितनी कंडीशन में वहां पर डेवलप होगा ये आपको वहां पर देखना पड़ेगा दोस्तों, वो कहलाता है एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्सेस। यानी आपकी बॉडी से कोई इम्पल्सेस नर्व पे आया, एक नर्व से दूसरी नर्व पे जो इम्पल्सेस के रूप में ट्रांसफर हो रहा है, उसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्सेस, जो कंडक्ट होता है एक नर्व से दूसरी नर्व के लेवल पर। आया समझ में? अगली बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल या लोकल पोटेंशियल। जब कभी भी कोई स्टिमुलस सब लिमाइनल स्ट्रेंथ का अप्लाई किया जाता है, यानी केवल एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वहां पर डेवलप होता है, और जब एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होता है दोस्तों, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल नॉन प्रोपोगेटेड की कंडीशन में कहते हैं। यानी बाहर से आपने इलेक्ट्रॉनिक तौर पर कोई भी एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया, ठीक है, वो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल नॉन प्रोपोगेटेड कहलाता है। याद रख लेना इस बात को। दूसरा होता है जब एक्शन पोटेंशियल आप एक्साइटेबिलिटी के रूप में देख रहे हो दोस्तों, तो दूसरा जो मेन काम होता है कंडक्टिविटी, यानी एक नर्व से दूसरे नर्व पर इंपल्सेस को कंडक्ट कराना, भेजना। आप टीवी में देखते हो ना, एक लाइट चमकती है और वो आगे की तरफ बढ़ती रहती है, वो एक नर्व से दूसरे नर्व के लेवल पर जब सिनेप्सिस होती है, दो सिनेप्सिस के बीच में केमिकल ट्रांसमिटेड होते हैं, वहां पर जाती है और वहां से झटका लेकर फिर आगे की तरफ जाती है। यानी उसको मॉडिफाइड किया जाता रहता है, और मॉडिफाइड किया जाता रहता है तो उसकी स्ट्रेंथ जो होती है, ताकत जो होती है, बढ़ती रहती है। इसीलिए जो कंडक्टिविटी होती है एक नर्व से दूसरे नर्व के लेवल पर बहुत आसानी से दोस्तों वहां पर डेवलप होती है। क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और
अगर मैं आधा आज बताऊंगा आधा कल बताऊंगा तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा दोस्तों। तो जो कंडक्टिविटी है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, मंडे पढ़ेंगे दोस्तों। यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो दोस्तों। जी कोरी सर। जी कोरी सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मैं थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो रहा था मैं तो एमिनो एसिड्स के लेवल पर कि अभी तक जो मैंने पढ़ा है सर कि हमारी बॉडी में 22 एमिनो एसिड के पहले तो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड लेना पड़ता है जो हमको बाहर से लेना पड़ता है और 13 हमारी बॉडी बनाती है। तो ये अभी तक सर हमने पढ़ा था सर, लेकिन अभी जो और जो एमिनो एसिड्स के बारे में जो आप बता रहे हैं तो क्या ये इन्हीं एमिनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं क्या सर ये? सर अभी तो मैंने कुछ अमीनो एसिड बताया ही नहीं मैंने। सर अभी नर्वस सिस्टम वो बोले थे ना सर कि आप 118 एमिनो एसिड्स वगैरह जो बोल रहे थे आप। सर ये अमीनो एसिड के सब टाइप्स हैं, अमीनो एसिड का तो नाम ही नहीं लिया मैंने अभी तक। ओके सब टाइप्स हैं सर। ओके ओके सर, थैंक यू थैंक यू। जी राकेश सर। राकेश सर। सर नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर एक केस ऐसा आया हुआ है जो आज आपने सब्जेक्ट लिया सर इसको। अभी टर्म एक्चुअली मैं पहली बार आया तो मैंने काइफोसिस वगैरह लॉर्डोसिस तो था, उसको स्कोलियोसिस भी मतलब एक पेशेंट को अभी करंट में है। फिंगर्स मैंने उसकी देखी नहीं, अब आज आपने सिम्टम्स बोले आएगा नेक्स्ट टाइम तो चेक करूंगा। तो सर लेकिन उसकी फीमेल है और उसका एज जो है ना करीब 17 है, तो है उम्मीद सर रिस्पॉन्स की उसमें? बिल्कुल होगी सर। मैंने हालांकि उसको फिर मैंने कहा 3 मंथ्स ट्रीटमेंट लो, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आगे करना है कि नहीं करना आपने। बिल्कुल होगी सर, आप उसको पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाना, ठीक है। स्कोलियोसिस स्कॉर्डियोसिस ये बहुत अच्छे से कवर होता है, लेकिन न्यूट्रिशन साथ में करना, यानी कुछ चीजें पॉजिटिव से नेगेटिव जाना पड़ेगा और कुछ चीज नेगेटिव से पॉजिटिव आना पड़ेगा, ठीक है। जी जी। इसमें सबसे ब्रिलियंट प्रोटोकॉल अगर प्रूव करना है तो S5C4W को 10,000 में देना आप 3 डोज जी, वीकली 3 डोज, आज दिया अगले वीक और अगले वीक, एक महीने में 3 डोज। और बाकी जी। का आपको जो समझ में आता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कुछ आपको जो नर्वाइन होंगे वो नेगेटिव तो पॉजिटिव देना है। खास तौर से जो जॉइंट पेन वाला मैंने आपको बताया ना जी नाइट क्लास में, वो पहला फैक्टर होगा, वो आपको जरूर देना है 10 ग्लोबल्स डेली। और बाद में जो भी प्रोटोकॉल आपको डिसाइड होता है वो देते चले जाओ आप, बिल्कुल 100% कवर होगा। खास तौर से ये तो और रामबाण चीज मैंने एक्सटर्नल बता दी आपको, ये सार्कोइडोसिस और इनमें तो बहुत अच्छा काम करता है, लॉर्डोसिस में भी काम करेगा ये। हाँ जी सर, वो देख लिया ना C4 उसमें डला हुआ है सर। सर तो उसमें कोई उसके बम्प के लिए अपन एक्स्ट्रा कुछ थोड़ी ना C4 और ज्यादा नेगेटिव में देंगे उसको? ना जरूरत ही नहीं है सर, आप नर्व पे जाओ, केवल नर्वाइन मेडिसिन को नेगेटिव से पॉजिटिव लाओ, बाकी जितनी मेडिसिन में न्यूट्रिशन यानी D5 से शुरू करो, D10 तक चले जाओ, आपका पेशेंट बहुत अच्छा रिकवर हो जाएगा। जी जी, वो बैंगलोर में जो बताया था सर उसी को फॉलो किया है मैंने। बिल्कुल 100% कवर करेगा सर वो। उसको S5 वाला उसको पॉजिटिव में D4 से चालू किया हूँ मैं उसको, हाँ कि पहले ज्यादा न्यूट्रिशन फिर D5 D6 चेंज करता जाऊंगा उसको बिल्कुल हर मंथ 100% में। बिल्कुल जी, बस GTC1 नहीं था आज दिया, उसको दे दूंगा सर, मैं ऐड कर दूंगा इसमें। बिल्कुल। जी सर, थैंक यू सर। जी जी अमरिंदर सर कहाँ गायब हो गए? मंगरोला जी। जी मीता मैडम। जी मीता बजाज मैम बोलिए। हेलो हेलो।